एवरीवन, वेलकम इन अड्डा 24/7 गेट चैनल। ओके सो गाइज, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट में रहते हैं और उनको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा उनको डिमोटिवेट करती है। एंड उस वजह से कई बच्चे जो होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही दिक्कत पैदा करती है। एंड वो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैंने मेहनत करी तो क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। और अगर बहुत सारे ऐसे डिमोटिवेशन के फैक्टर होते हैं और उसमें कई जो स्टूडेंट्स होती है उनकी जो जर्नी होती है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो मेरे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। एक छोटे से गांव से उठ के उन्होंने एक ऐसी मंजिल हासिल करी है। अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आज हम उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ है रोहित, जो उन्होंने पहले गेट की प्रिपरेशन करी थी एंड उसके बाद उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक किया और उसके बाद उन्होंने जो प्लेसमेंट लिया है, अभी आपको उनके मुंह से ही हम जानेंगे कि कितना बड़ा प्लेसमेंट लिया है और क्या उनकी लाइफस्टाइल रही है। सो हेलो रोहित, वेलकम इन अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। एंड हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड अभी तक जो भी आपका प्रोग्रेस रहा है आपके द्वारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ पे इनवाइट करा, मुझे चांस दिया कि मैं बच्चों को अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ। तो हेलो एवरीवन, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम रोहित नेगी है और अभी मैं अपकमिंग एसडी हूँ ऊबर में। और अगर मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया है आईआईटी गुवाहाटी से, मेरी ऑल इंडिया रैंक गेट पे 202 थी और रिसेंटली मुझे 2 करोड़ से ऊपर का पैकेज ऑफर हुआ है। अब मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा कि मैं कहाँ से था। तो मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, वहाँ से एक छोटा सा गाँव कहूँगा, कोटद्वार के अंदर एक छोटा गांव है रामदयालपुर। तो वहाँ की पॉपुलेशन 100-150 लोग। तो आप भी गांव से आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाते होगे। गांव में कुछ एक्सपोजर नहीं होता, क्योंकि एक्सपोजर इसलिए भी नहीं होता कि हमें कुछ पता नहीं होता, अपना पेरेंट्स को पता होता है। सिर्फ पेरेंट्स को इतना पता था कि बच्चों को पढ़ाना है, बस इतना उनको पता था कि इसको अच्छी स्कूल में भेज देते हैं, जो गाँव में सबसे बेस्ट स्कूल होगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होती है वैसी हैं नाम के लिए। तो वहाँ फ़ीस देते थे तो मैं जाता था। तो बचपन में मैं बहुत ही एवरेज बच्चा था, एवरेज मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मैं स्कूल जाता था, घर आता था, खेलता था। फिर वैसे मैं बिगड़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल नहीं, आता था, खेलता था और पढ़ाई नहीं करता था बस। फिर ऐसे मेरे टेंथ का मैंने सीबीएसई बोर्ड से दिया, तो मेरा 7.6 CGPA था सीबीएसई में। तो आज जिन्होंने दिया है उनको पता है कितना कम है ये। उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ तो करना है लाइफ में। उसके बाद जब 11th-12th में गया, उसके बाद मेरे थोड़े अच्छे दोस्त बने। पहले मेरे वैसे दोस्त थे कैसे, जो पढ़ाई नहीं करते थे, खेलते कूदते वाले। उसके बाद मेरे थोड़े क्लास के टॉपर दोस्त बन गए। तो मैंने पीसीएम ली थी, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी और मेरे 82% मार्क्स आए। ओके सो फिर आपका जैसे कॉलेज में आपने जेई की प्रिपरेशन करी या फिर आपने आगे क्या प्रोसीजर था स्कूलिंग के बाद आपका? तो स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद मेरे पास कुछ पता नहीं था अब क्या करना है लाइफ में। तो उत्तराखंड में ना आर्मी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, आर्मी और होटल मैनेजमेंट। तो हमारे पास 2 ही चॉइस होती है, इधर जाओ या इधर जाओ। अब ये था, मुझे तो होटल मैनेजमेंट में जाना था। मतलब मुझे अच्छा लगता था खाना वाना बनाना, लेकिन पेरेंट्स राजी नहीं थे कि इतना पढ़ा, अरे खाना बनाएगा, मतलब थोड़ा स्टीरियोटाइप्स हो जाता है सोच, मतलब कि नहीं ये वाला काम नहीं करना। तो और फौज के लिए मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मैं बहुत ही पतला। तो दोनों ऑप्शन गायब हो चुके थे। अब था कि या तो बीएससी करने चले जाओ, और बाकी जो मेरे टॉपर दोस्त थे वो आईआईटी की कोचिंग के लिए चले गए थे दूसरी जगह, क्योंकि जहाँ मैं रहता था उस वहाँ पे मुझे सुना भी नहीं था मैंने आईआईटी का नाम कभी। तो ये था कि हाँ बीटेक नाम की चीज़ होती है, पर आईआईटी का नाम कभी मैंने सुना नहीं था। तो उसके बाद मैं गया कोचिंग लेने। तो वहाँ फिर पहले तो 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई करी, फिर वही कि पढ़ाई से मन उब गया। फिर उसके बाद मस्ती करी 1 साल, और मस्ती करी तो रैंक भी फिर वैसी आई जैसे फ़ोन नंबर जैसी रैंक आई। तो 67,000 समथिंग रैंक आई थी। तो उससे एक छोटा मोटा Tier 3 कॉलेज मुझे मिल गया था। ओके सो आपका कॉलेज कौन सा कॉलेज था एंड आपने ब्रांच कौन सी थी बीटेक की आपकी? मेरा कॉलेज था GBVIT गुरदौड़ी, ये उत्तराखंड में ही है। वैसे कॉलेज का नाम तो अच्छा था, लेकिन स्टेट लेवल कॉलेज है तो वहाँ प्लेसमेंट था ही नहीं। एक ही कंपनी आती है विप्रो, तो लेवल आप जान सकते हो कि कितना रहा होगा कॉलेज का। उसके बाद मैं कॉलेज गया, तो उसके बाद मैंने 4 साल ऐसे गुजारे। मैं फर्स्ट ईयर गया, मैं बहुत ही पता लगा, बहुत ही ज़्यादा बहुत। तो पहले मैंने सोचा कि अपनी बॉडी पे थोड़ा काम करते हैं, तो जिम वम करा, 3 साल यही करा मैंने। जिम करी, मस्ती करी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, यही। मैंने सीएस ली थी, सीएससी ब्रांच थी मेरी, लेकिन मैंने सीएससी का कुछ नहीं पढ़ा था, ना मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी, ना कुछ आता था। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था। जो बच्चे अगर बैकग्राउंड कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे वो मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे कि एक मास रिक्रूटर होती है TCS, तो मैं उसका एग्ज़ाम देने गया था।
तो उन्होंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने के लिए बोला था कि आप प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम बना दो। अब मुझसे वो भी नहीं बना। मतलब इतना मेरा 3 साल में मैंने कुछ नहीं किया था। तो 3 साल मेरे वेस्ट हो चुके थे। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि अब करना क्या। अब विप्रो आनी थी, विप्रो के लिए भी मैं तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने क्या करा कि मेरा एक दोस्त था, वो गेट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने पूछ लिया, भाई बता दे यार कैसे करना है, क्या करना है। अब तो कुछ रहा ही नहीं। अगस्त का महीना आ चुका था, अब फरवरी में होता है एग्ज़ाम। तो उसने मुझे बताया कि भाई ये ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ें पढ़ और हो जाएगा। तो मैंने उसके बाद वही करा। उस समय मुझे पता चल गया था कि अब बहुत ज़्यादा पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, जितना है उतना पढ़ लो, और वही मेरे लिए बेस्ट काम करने वाला है। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद मैं दिवाली पे घर गया ना, मतलब कॉलेज में ही रहा। उसके बाद पूरी डेडिकेशन के साथ मैंने पढ़ाई करी। 4 से 6 घंटे रोज़ देता था गेट के लिए। मैं कॉलेज बंक कर देता था, नहीं जाना, क्योंकि टियर 3 कॉलेज में ये होता है कि अटेंडेंस हो ही जाता है मेरे सब कुछ। हर सेमेस्टर तो एक रात पढ़ के सबका हो जाता है। तो वही मेरा पूरा सेमेस्टर, और वो उसके बाद सर्दियों की छुट्टियाँ आई, वहाँ पे मैंने तैयारी करी। हाँ, गेट जर्नी के दौरान ऐसा भी टाइम आएगा कि जब हमको लगेगा कि सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि है ना, कि नहीं होना इस साल, अगले साल दोबारा दूंगा। तो वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर मैं गया एग्ज़ाम देने, तो उस दिन भी जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया उस दिन ऐसा लगा कि नहीं होगा, लेकिन भाग्य ने साथ दिया तो मेरी 202 रैंक आ गई। ग्रेट। सो लाइक आपने कितने मंथ प्रिपरेशन करी थी गेट की? ऑलमोस्ट कितना ड्यूरेशन था और डेली कितने आवर्स पढ़ते थे आप? गेट सीएसई के लिए मैंने 6 महीने की तैयारी करी है, और 4 से 6 घंटे मिनिमम। 4 तो मैंने कोई भी दिन नहीं रहा होगा 6 महीने की जिस दिन मैंने 4 घंटे मिनिमम पढ़ाई नहीं करी होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आदमी कंसिस्टेंट नहीं है तो वो गया। डेफिनेटली। मतलब अगर आप 2 दिन छोड़ दो ना, तो ऐसा लगता है कि पिछला पूरा गायब हो चुका है मेरे दिमाग से। और गेट तो है ही रिवीजन के लिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। और प्रीवियस ईयर पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि प्रीवियस के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, क्योंकि वो गेट के जो आईटी के फैकल्टीज़ हैं उन्होंने वो क्वेश्चन को बनाया है। तो वो मेरे दिमाग में वो क्लियर था कि मुझे ये चीज़ें करनी है। अच्छा, ड्यूरिंग आपका जो कॉलेज लाइफ थी, जो स्कूल लाइफ थी, तो आपने भी लाइक जैसा बताया कि बहुत छोटे से विलेज से आप उठ के आए हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर एक बच्चे को होती है जनरली। मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो जब वो फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है कि मुझे जॉब लेना है, सोसाइटी से भी आता है, रिलेटिव से भी आता है, तो उसको कैसे आपने डील किया उस पर्टिकुलर टाइम में? हाँ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी। अगर मैं ये कहूँगा कि नहीं थे तो गलत होगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, प्रेशर भी था फैमिली का। कि जब मैंने बीटेक कंप्लीट होने वाला था तो घर वालों का ये था कि तू जॉब करेगा, कहीं भी कर, तू टीसीएस में कर, विप्रो में, कोई भी चाह, पर 20-25 हज़ार की तू जॉब कर। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं उस जॉब लायक भी नहीं हूँ अभी, तैयारी नहीं था मैं उस जॉब लायक। मैंने उतना तो तैयारी करी हुई थी। उसके बाद मैंने घर वालों को बोला था कि समझाया कि मैं गेट में मैंने एफर्ट दिए हैं, मुझे 2 साल और दे दो, कहीं से भी, मतलब कुछ भी करके 2 साल मुझे दे दो बस, ताकि मैं एमटेक कर पाऊँ। बस वो चीज़। अब ताकि एमटेक में तो ये है ना कि 12,400 हमें मिलते ही हैं, तो मैंने कहा था कि मैं इसमें ही गुजारा कर लूँगा, अपना एमटेक का फीस भी यहीं कर दूँगा, बस फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे देना, उसके बाद मैं अपना पूरा वो कर दूँगा जुगाड़। ओके। तो जैसे आपने जो रैंक बताया उसके अकॉर्डिंग आपको कोई और ऑफ़र आए थे या सबसे बेस्ट ऑफ़र आपको आईआईटी गुवाहाटी मिला था? ऑफ़र और जगह के आते, रुड़की का था, खड़गपुर का था। खड़गपुर मैंने भरा ही नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं भरा, मुझे नहीं पता। लेकिन कानपुर में मुझे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे मिल जाएगा। ये वाली गलती कोई मत करना कि कोई आईआईटी आपने स्किप कर दिया, सब भरो। मुझे ऐसा था, कंफर्म था कि हाँ आईआईटी कानपुर मुझे मिल जाएगा 202 रैंक में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 350 रैंक तक के बच्चों को मिल जाता था। उस साल नहीं मिला, क्योंकि उस साल उन्होंने बीटेक की परसेंटेज भी ऐड कर दी, और मेरी बीटेक की परसेंटेज बहुत ही कम थी, 73% थी, इसलिए मैं गया वहाँ से। तो उस वजह से मुझे आईआईटी गुवाहाटी मिला। ओके। तो आईआईटी गुवाहाटी में जब आप इंटर किए होंगे तो जनरली ऐसा होता है कि कई बच्चे नॉर्मल जो थर्ड टायर कॉलेज है वहाँ से जब वो आईआईटी में इंटर करते हैं तो कई बार वो उस आईआईटी के कल्चर को देखते हैं जो डेफिनेटली बिल्कुल सेपरेट होता है। जैसे जब मैं अपने आईआईटी में इंटर किया था तो मैं भी ऐसे थर्ड टायर कॉलेज से इंटर किया था, तो वहाँ पे मैंने आईआईटी दिल्ली में जब पूरा कल्चर देखा टोटली डिफरेंट। लाइक आपको क्लब्स दिखेंगे, बहुत सारे फ़न की एक्टिविटीज़ दिखेगी, तो जनरली बच्चे कई बार उसी लाइफ में चले जाते हैं। तो मैंने तो अपने आप को अवॉइड करके गेट की दोबारा तैयारी करी थी एंड आई इम्प्रूव माई रैंक। ओके, तो मेरी रैंक इम्प्रूव हो गई थी। ऐसे मतलब आपके माइंडसेट में क्या था कि मतलब मुझे आईआईटी लाइफ को कैसे यूटिलाइज़ करना है? जो एमटेक के बच्चे होते हैं कई, वो क्या कर सकते हैं इंटर करने के बाद? तो मेरे दिमाग में तो पहले वो था कि जॉब लेनी है, वो तो एंड गोल वही था मेरा कि एमटेक में आया तो जॉब तो लेनी है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये वर्क करी कि हमारा पूरा, मतलब आधा से ज़्यादा कॉलेज, 70% कॉलेज ऑनलाइन ही चला, क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी 2020 में। तो पहले 6 महीने तो मैं घर पे रहा, तो वहाँ पे तो थोड़ा शेड्यूल ऐसा रहता कि पढ़ाई करो, जो टीचर नोट्स बनाते थे
वो चुपचाप कर लो। लेकिन हाँ, उसके बाद कॉलेज जब खुले थे उस समय होता है कि हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है कि हाँ पहली बार मैं IIT आया हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ पूरे कॉलेज को, तो वो किया। लेकिन फिर समझ आ गया 1 महीने के अंदर कि नहीं यार, जिस चीज़ के लिए तुम आए हो वो करो पहले। तो वहाँ से फिर मैंने कोडिंग वगैरह शुरू करी, कोडिंग की जर्नी शुरू करी, क्योंकि मैंने कोडिंग बिल्कुल करी नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने प्राइम नंबर का कोड नहीं लिख पाया था। तो उसके बाद मैंने कोडिंग की अपनी जर्नी शुरू करी। मैंने 1200 से ऊपर कोडिंग के क्वेश्चन करे पूरी जर्नी में, और उसके बाद मैं एक अच्छा खासा मेरा लेवल हो गया था कोडिंग में। तो उसके बाद ऐसा हो गया था कि मैं क्वेश्चन नहीं छूटते थे। ऐसा नहीं कि आज मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, पर ऐसा होता था कि हाँ अगर क्वेश्चन दोगे तो 80% क्वेश्चन मैं कर लूँगा अभी भी। ओके, तो जब प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ तो सबसे पहले लाइक उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करी, लाइक पर्सनैलिटी पे कुछ वर्क किया? जैसा कि आपके चैनल पे मैंने देखा है कि ओवरऑल आपका वे ऑफ स्पीकिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। सो उस चैनल पे भी हमने देखा है, रोहित नेगी नाम से जो आपका चैनल है, तो आपका लाइक पर्सनैलिटी वाइज आप कैसे थे? क्योंकि जनरली जो स्मॉल टाउन से जो बच्चे आते हैं लाइक थोड़ा सा इंग्लिश में वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, थोड़ा पर्सनैलिटी वाइज वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप क्या शुरू से अच्छे थे या फिर आपने कॉलेज में कुछ स्किल्स इंप्रूव किए बीटेक और एमटेक में? देखो चीज़ें क्लियर थी, क्योंकि इंग्लिश बोलने का चांस, देखो यार इंजीनियर हैं तो सबकी इंग्लिश कमजोरी होती है, इंजीनियर की मैक्सिमम जो भी रहते हैं 60 से 70%। तो मेरे साथ भी सीन था। तो मैंने एक ट्रिक करा, मैंने दिया इंटरव्यू में बोलना बस। ओके, इंटरव्यू में मुझे अपना क्या देना, इंट्रो देना इंग्लिश में बढ़िया सा। अगर मैंने वो तो मैं रट सकता हूँ, अच्छे से याद कर सकता हूँ बिल्कुल खुद कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद ये था कि यार अगर उसने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा, टेक्निकल क्वेश्चन, उसका जवाब मैं कैसे दूंगा इंग्लिश से, और वो भी बिल्कुल फ्लुएंट वे में। तो उसके बाद मैंने दिमाग लगाया यार फ्लुएंट में बोलने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब वो हमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मैं एक बार में पूरा आंसर दे रहा हूँ, इसलिए मैंने रटा हुआ है वो आंसर, पहले से मुझे आता है। क्योंकि वहाँ वो मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा फंबल चलेगा। तो जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जब आप टेक्निकल के आंसर दो वहाँ पे फंबल चलेगा, क्योंकि आप सोच भी ना फिर बोल रहे हैं, वहाँ पे चलेगा। फिर वही मैं वो चीज़ें मैंने दिमाग लगाई, तो वो चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करी। पर हाँ, मैं प्रैक्टिस करता था, कैमरा मैं खोला रहता था अपने आगे, बोलता था कैमरे के आगे, क्योंकि ऑनलाइन ही चलता था सब कुछ। तो मैं अपना इंट्रो वगैरह अच्छे से देता था, फिर देखता था कि मैं कहाँ पे फंबल कर रहा हूँ, कहाँ पे अटक रहा हूँ, उन चीज़ों को इम्प्रूव करता था। फिर वो चीज़ें टाइम के साथ सही हो जाती हैं। डेफिनेटली। तो सबसे पहले लाइक जो प्लेसमेंट कंपनी IIT गुवाहाटी में मास्टर से विजिट करी थी, तो आपने कितनी प्लेसमेंट कंपनियों में लाइक टेस्ट दिए और फिर फाइनली आपने लाइक उबर का जो टेस्ट दिया है, तो क्या प्रोसीजर था प्लेसमेंट का? कई बच्चे एमटेक में एडमिशन ले रहे होंगे, उनका कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली में प्लेसमेंट का सिनेरियो होता क्या है, क्योंकि बीटेक में तो उन्होंने देखा नहीं प्लेसमेंट, तो उनके लिए न्यू होती है वो चीज़। तो अपना कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? देखो जो भी बच्चे हैं, देखो यार प्लेसमेंट ना मिला है यहाँ, अगर इस मेले में अगर इस मेले को ना लूट लो, बस जितना सामान उठा सकते हो उठा लो, ऐसा ही मिला। तो इसमें जनरली होता है कि 50 कंपनी में आपको मैक्सिमम अलाउड होगा बैठना। अब आपकी मर्जी कौन सी 50 कंपनी आपको चूज़ करनी है। कंपनी आएंगी 150-200 आएंगी, वो आपकी मर्जी, आप किस कंपनी में बैठना चाहते हैं, किस कंपनी में नहीं बैठना चाहते। सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनाएंगे, उसको बिल्टअप करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, जो भी आपके कॉलेज का प्रोफाइल होगा उस वहाँ। उसके बाद 2 महीने आप पूरे कोडिंग राउंड चलते हैं। हर कंपनी आएगी अपने कोडिंग राउंड कंडक्ट करेगी, आपको देना है 2 महीने ही चलता है, अक्टूबर नवंबर। उसके बेसिस पर आप जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, तब आपके दिसंबर में आपके कोडिंग इंटरव्यू राउंड शेड्यूल होंगे। तो ये प्रोसेस रहता है। तो मैंने 50 कंपनी के लगभग दिया था, और 18 से ज़्यादा 18 कंपनी मैंने निकाल दी थी अच्छे उससे। हाँ, एक चीज़ और बहुत कॉमन है IIT में, कि आपके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे कोडिंग राउंड में, फिर आपको लगेगा कि आपका नाम नहीं आया। ये बहुत कॉमन है, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी क्यों नहीं आया। मेरे साथ तो बहुत हुआ, मेरे साथ क्या मेरे दोस्तों के साथ हुआ, बहुत बच्चों के साथ हुआ। तो ये इस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना है कि आपके सारे क्वेश्चन बन गए, जरूरी नहीं कि फिर भी आपका सिलेक्शन उसमें इंटरव्यू राउंड में आ जाए। ये भी बहुत कॉमन है। तो लाइक उबर में जो आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब क्या प्रोसीजर था उसका स्पेसिफिक, अगर उबर की हम बात करें? उबर का मेरा पहला कोडिंग राउंड हुआ था अक्टूबर लास्ट में। तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे, 1 घंटे का टाइम था, तो मैंने कर लिए थे तीनों। उसके बाद दिसंबर 1 को शेड्यूल था मेरा, तो पहला ही इंटरव्यू मेरा उसी का था। तो रात 12 बजे था, तो रात के 1 बज रहे थे, तो उस टाइम पे मेरा पहला राउंड शुरू हुआ इंटरव्यू का। तो पहला राउंड कोडिंग राउंड था फिर से, जो फेस टू फेस होता है। तो ऐसा था कि कैमरा खुला हुआ है, उधर से जो भी इंस्ट्रक्टर थे वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा था, कोड लिख रहा था। पहला राउंड भी कोडिंग राउंड था, सेकंड राउंड भी कोडिंग राउंड था। तो ये सब 45 मिनट के थे। तो दोनों राउंड मेरे काफ़ी अच्छे गए, मैंने काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन बताए, वो काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। फिर थर्ड राउंड होता है हमारा HR राउंड, वो बेसिक जो HR क्वेश्चन होते हैं, और अपना जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी उनको क्वेश्चन और क्वारीज होंगी वो पूछेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो ये चेक करेंगे कि आपको इसका नॉलेज है कि नहीं है। ये नहीं, बहुत बड़ा नहीं पूछेंगे,
बेसिक चीज़ें पूछेंगे और घुस घुस के पूछेंगे, ये मैंने जनरल पैटर्न देखा है। ओके। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी फ्रेंड सर्किल में लाइक 2 करोड़ पैकेज मतलब एक बहुत बड़ा पैकेज होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो जब आपका 2 करोड़ का पैकेज लगा तो आपकी फैमिली का जैसे जैसे ही आपको पता चला कि यू आर सिलेक्टेड और ये आपका अमाउंट है, तो उस क्या आपका रिएक्शन था, उसके बाद क्या आपकी फैमिली का रिएक्शन था? क्योंकि वो मोमेंट्स हर एक बच्चा चाहता है कि मेरी लाइफ में भी आए, और आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, तो लाइक उसके बारे में। तो जब मेरा 2 करोड़ का पैकेज लगा था तो पहले तो मुझे ये लग गया था कि ऊबर से ऑफर तो मिल जाएगा, डोमेस्टिक तो मिल जाएगा। जब मैंने इंटरव्यू दिया था और 2 करोड़ का एक ही ऑफर था, तो सोचा कि यार कुछ भी हो सकता है, एक ऑफर में तो कुछ भी हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आई नहीं करी। जब मिला तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी पापा को बताया तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पापा तो सुबह ही चले गए थे केक की दुकान में मेरा 6-7 बजे रिजल्ट आ गया था, 6 बजे 6:30-7 बजे ऐसे आ गए थे रिजल्ट। पापा केक की दुकान में भागे चले गए थे, केक की दुकान बंद थी, खुलवाई, लेके आए। तो मतलब काफ़ी खुशी वाला माहौल था। फिर दोस्तों को पता चला तो पहले बच्चों को लगा कि ऐसे ही प्रैंक हो रहा है, ऐसे सबको ऐसे ही लगा कि इतना कहाँ होता है। बड़ा अमाउंट लाइक सोचते नहीं जनरली। हाँ, तो वही। तो फिर बाद में जब न्यूज़पेपर वगैरह न्यूज़ में आया तब लगा कि हाँ हो गया। जैसे मैंने देखा है आपका जब गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स दिखते हैं आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूँ तो गेट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी इस जर्नी में। तो आपके अकॉर्डिंग गेट की कितनी इम्पोर्टेंस थी आपके उस कॉलेज से लेके आईआईटी गुवाहाटी में पहुंचाने में, और फिर आप उबर में गए, तो कितना आप गेट का रोल मानते हो वहाँ पे? गेट का रोल तो मैं मेन वही मानूंगा, क्योंकि उसने पहले एंट्री दिलाई आईआईटी में। अगर वो नहीं होता तो एंट्री नहीं मिलती, मतलब अपॉर्चुनिटी तो प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटी तो बाद में मिलती। उसके बाद जब प्लेसमेंट भी शुरू हुआ तो गेट के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट, वो भी पूछे जाते हैं प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा। और जो कोडिंग राउंड होता है उससे पहले जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होते हैं वो भी गेट में होते हैं, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट मुझे पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके गेट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छा कर लोगे प्लेसमेंट में। अच्छा, जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के नहीं है, लाइक मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल होते हैं, जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स में जाते हैं किसी भी आईआईटी में। तो उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी रहती है? आपने आईआईटी में लाइव देखी है, तो लाइक अगर वो कोडिंग वगैरह सीखें और काफ़ी सारी स्किल्स इंप्रूव करें, क्योंकि जैसा मुझे आपने बताया कि बीटेक लाइफ में आपका ज़्यादा कोडिंग वाला आपका माइंडसेट भी नहीं था, आपने कुछ किया नहीं, लेकिन एमटेक में आपने बहुत मेहनत करी। तो अगर वो बच्चे जो दूसरी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो सीख पाते हैं, कुछ कर पाते हैं? देखो, अगर अभी आज इलेक्ट्रिकल का कोर्स पढ़ना शुरू कर दूं तो बहुत टाइम मिल जाएगा कि मैं 4 साल का कोर्स 1 साल में कवर करवाऊँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी को कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस में बनना है कुछ, ओके, तुम्हें कोई इंजीनियर बनना है, तो तुम्हें क्या क्या स्किल्स चाहिए, लिमिटेड स्किल्स हैं, वो आपको एक्वायर करनी है। वो एक साल में आराम से आप सारी स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, कोई भी प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। आपको 3 से 4 घंटे देने हैं, बस कंसिस्टेंट रहना है। बेसिक चीज़ें हैं जैसे डीएसए हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, 4-5 कोर सब्जेक्ट है, उनको पढ़ लेना है, आपका प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा। मैं उन बच्चों को ही बोलता हूँ, अपने चैनल पे मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप भले आईआईटी पहुँच गए, क्योंकि कोर में प्लेसमेंट उतनी नहीं है। अगर वहाँ भी चले गए तो उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर में आते हो, देखते हो, तो वहाँ पे आप 1 साल में ना, अगर आप एमटेक में भी आते हो तो आराम से आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरा दोस्त था, वो सिविल इंजीनियरिंग में था, उसका भी 15 लाख का वो प्लेसमेंट लेके गया। उससे भी कुछ नहीं आता था, उसने 7-8 महीने तैयारी करी, आराम से लेके गया। डेफिनेटली। तो वो ऐसा है ना कि मतलब आपको स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। मतलब जितने भी बच्चे हैं उनको यही बोलेंगे कि गेट जो एग्ज़ाम है उसके बाद अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप स्किल्स वर्क करोगे, अपने आप के इम्प्रूवमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। अपॉर्चुनिटी आई थिंक सबके पास रहती है। हाँ, ये है कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों के पास थोड़ा एडवांटेज रहता है, ऑलरेडी वो उस फील्ड से नोन होते हैं। आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट अगर आप 2 ईयर चैलेंजिंग रखते हो तो डेफिनेटली अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं जो अभी लाइक कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर में हैं, जो कहीं ना कहीं आईआईटी जेईई का जो ड्रीम था वो उनका नहीं रहा और वो 3rd टायर कॉलेज में पहुंच गए हैं, तो वो अगर आईआईटी में का ड्रीम देखते हैं तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? और लाइक वो डीमोटिवेट हो रहे होंगे, मे बी कई लोग आईआईटी का जो नहीं हो पाता तो वो 2-3 साल तक डिप्रेशन में रह जाते हैं, तो कैसे वो डील करें और उनको आईआईटी में पहुँचने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए और बाद में उनको क्या करना चाहिए? देखो, जो भी अभी टियर 3 कॉलेज में जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जो आपका आईआईटी जेईई का फेलियर है, जरूरी नहीं कि वो आपका गेट में भी फेलियर हो। मैं बहुत बुरी तरह आईआईटी जेईई में फेल हुआ था और गेट में मैंने बहुत अच्छा वो किया स्कोर। अब ये नहीं कि मैं अकेला एक्सेप्शन हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, भाई भी हैं, और हमारे से हज़ारों बच्चे हैं जो कर देते हैं। तो ये मत सोचो कि आईआईटी जेईई का फेलियर तुम्हारे यहाँ भी शो होने वाला है। बस आपको अब इस बार कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आपको जो भी कुछ भी फॉलो करना है, जो भी रिसोर्सेज लेनी है, पहले उनको गैदर कर लो कि कहाँ कहाँ से मुझे पढ़ना है। एक बार आपने वो गैदर कर लिया, उसके बाद उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि मेरा दोस्त क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, कहीं उसके पास कुछ ऐसा
ट्रिक तो नहीं है। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं भैया कुछ सीक्रेट आपके पास कि तभी आपका इतना तगड़ा प्लेसमेंट लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है हमें। जो आदमी बेसिक को बिल्कुल टिक करता है ना, उसका ही अच्छा खासा लग जाता है प्लेसमेंट। तो मैं वही बोलूँगा, आपको अपने बेसिक पे ध्यान देना है। गेट की जर्नी के दौरान भी आपको सब कुछ बेसिक और चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करने के, आप फटाफट सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हो। नहीं, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है, सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। वरना अगर आप सिलेबस निपटाने के चक्कर में रहोगे, फिर आप पुराने कॉन्सेप्ट फिर से भूल जाओगे, फिर आपको दोबारा उसी साइकिल में चलोगे। तो आराम से पढ़ो। अब बाकी यार सबका सिलेक्शन हो ही जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। ओके। एंड अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें, क्योंकि आपने ऐसा लाइफ भी देखा है जहाँ पे आप इंजॉयमेंट, फन और उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो जो डिस्ट्रैक्शन वाला जो पैरामीटर है उसको आपने कैसे कंट्रोल किया? मतलब अभी जो कई बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं यूट्यूब से और बहुत सारे सोर्स हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? और लाइक हो सकता है वो चीज़ें बाद में इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, लेकिन अभी प्रियोरिटी मेरे हिसाब से करियर होता है सबका। तो आपने लाइक कैसे डील किया और बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो यार, प्रायोरिटी हमको खुद ही वो करनी पड़ेगी कि मेरे क्या प्रायोरिटी है। अगर आप आईटी में जाके भी इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। अब मुझे जो बेस्ट लगा, देखो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ स्पेशल ट्रिक करी, ऐसा कुछ नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे खुद वो बना दिया कि हाँ मुझे करना ही है। अब वो डिस्ट्रैक्शन खुद ही चले जाते हैं। जिस दिन आपको खुद अंदर से फील हो जाएगा ना, उस दिन आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छा बिल्कुल वो दे देंगे फोकस कि हाँ मुझे करना है तो करना है। डेफिनेटली। और आप लाइक आज हमारे साथ डे स्पेंड किया आपने अड्डा 247 में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लाइक यहाँ पे सारी चीज़ें देख के? मतलब यहाँ पर का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब पता नहीं चल रहा था कौन एम्प्लॉय है कौन ओनर है। तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा माहौल था, खुला माहौल था। सब हर कोई किसी से भी बात कर सकता है, ओपन है हर चीज़। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे का। हाँ, लाइक आपने ये भी देखा कि बैक एंड में टीचर कितने मेहनत करते हैं वही। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आने के लिए भी। तो लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें जो अपकमिंग जनरेशन जो आपको देख रही है, आपको एज ए आइडियल भी मान रही होंगे कई बच्चे, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है वो डेफिनेटली काफ़ी अलग स्ट्रगल था। लाइक आपने बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए आपने उस डिस्ट्रैक्शन को लाइफ से अवॉइड करते हुए 2 करोड़ का पैकेज लेना, लाइक इट्स अ वेरी बिग डील। तो आपके हिसाब से मतलब फाइनल आप बच्चों को क्या मोटिवेशन और मैसेज देना चाहेंगे? देखो यार, एक फाइनल मोटिवेशन ये होगा यार, देश में ना टैलेंट की कमी होना, हार्ड वर्क करने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना, आपको रिजल्ट पक्का मिलने वाला। मैं हमेशा बोलता ही हूँ, आप एफर्ट मारो, आपको रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, लेकिन ये ना एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह होता है, दिखता नहीं है, लेकिन जिस दिन दिखेगा ना बहुत तगड़ा दिखेगा। बिल्कुल सारे दरवाजे फोड़ देगा। आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बटोर नहीं पाओगे। बस मैं यही बोलूँगा, आप एफर्ट मारते रहो, एफर्ट मारने से मत डरो और कंसिस्टेंट रहो। बस इतना ही बोलूँगा। डेफिनेटली। तो आप लोगों ने रोहित की जर्नी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। लाइक मतलब जो उनका स्ट्रगल है आज वो उसी की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग है कि कई बच्चों को वो डायरेक्शन दे पा रहे हैं, कई बच्चों को वो मेंटरशिप दे पा रहे हैं और कई बच्चे ट्राई कर रहे हैं कि वो भी रोहित की तरह बन पाएँ। तो उसके लिए लाइक हम लोग भी आपके सपोर्ट में हमेशा अवेलेबल है। जो अड्डा 247 की टीम है आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम 24/7 आपको हेल्प करने का ट्राई करते हैं। तो जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। आपको फ्यूचर में और भी हम गाइड करते रहेंगे और ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी आपको शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू रोहित कि आपने अपना टाइम दिया और कई बच्चों को डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। वेलकम। Do not forget to like, share and subscribe Gate Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app.